हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, हम लोग अपने ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्वेश्चंस हम लोग बना रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर भी लिए होंगे बिकॉज मेरे पास रेगुलर आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और आप लोगों के डाउट्स आ रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को बेटा खत्म कर लिया था। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खत्म हो जाने के बाद में अब जो हमारे पास में नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो नेक्स्ट कंसेप्ट है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपकी बुक में पार्टनरशिप के अंदर ये चैप्टर नंबर 3 होगा कुछ बुक्स के अंदर, और कुछ बुक्स के अंदर ये चैप्टर नंबर 2 होगा जिसमें कि आपके गुडविल वैल्यूएशन के चैप्टर के साथ में ये वाला चैप्टर दिया हुआ होगा। तो मैं बेसिकली इसको चैप्टर नंबर 3 बोलता हूँ, 3 मानता हूँ। और चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट फंडामेंटल हमने कंप्लीट किया, सेकंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमने कंप्लीट किया। नाउ दिस इज द थर्ड चैप्टर वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। उससे पहले ये एक रिकंस्टिट्यूशन का मामला है, रिकंस्टिट्यूशन का मेथड है। तो हम लोग ये देखेंगे कि रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है। पहले रिकंस्टिट्यूशन को समझेंगे व्हेन वी स्टडी अबाउट रिकंस्टिट्यूशन, क्या क्या चीजें रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर आती हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब कब होता है। और जब ये हम लोग समझ जाएंगे देन वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हमारा उस रिकंस्टिट्यूशन का जो सबसे पहला फेज है वो है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करेंगे, सारे रिकंस्टिट्यूशन के अंदर हम लोगों को क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करने होते हैं, वो सब चीज हम लोग देखने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत आसान होने वाला है आपके लिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस चैप्टर को अगर आपने सही ढंग से पढ़ लिया, हाँ जी बेटा कान खोल के सुनिए इस बात को, एकदम पूरी की पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनिए। अगर इस चैप्टर को आपने पढ़ लिया अच्छे से, बढ़िया तरीके से, सारे एडजस्टमेंट्स आपने समझ लिए हैं, तो अगला चैप्टर एडमिशन, उससे अगला चैप्टर रिटायरमेंट एंड डेथ, ये दो चैप्टर्स आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं देने वाला है। बहुत आसानी से आपका भी काम इजी हो जाएगा, मेरा भी काम इजी हो जाएगा, और हम लोग बहुत आसानी से इन दो चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपके पार्टनरशिप के अकाउंटिंग का, जहां हम लोगों को रिकंस्टिट्यूशन पढ़ना है, बेसिक चैप्टर है। इसमें हम लोग सारे एडजस्टमेंट सीखेंगे एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक आपको भी सारे एडजस्टमेंट सीखने पड़ेंगे और करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से इस चैप्टर को देखिएगा, हम लोग बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। और आप अपना पेन पेंसिल और कॉपी निकाल लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए हमारे साथ में इस नए चैप्टर का फ्रेमवर्क। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, तो सबसे पहले आपने जो बोर्ड पे बातें लिखी हुई हैं इन बातों को अपने पास में रिकॉर्ड कर लेना है, अपने पास में लिख लेना है। तो लिखिए इन बातों को, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए, पॉज करके इन चीजों को लिख लीजिए। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का चैप्टर, जो कि बेसिकली है आपका चेंज इन एग्जिस्टिंग पीएसआर अमंग पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो एग्जिस्टिंग है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, क्या क्या चीजें हम लोगों को इसमें पढ़नी है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह समझाऊंगा कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। आप लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होती है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कि जिस हिसाब से हम लोग बिजनेस करेंगे। ठीक है, ये बिजनेस किस हिसाब से कैरी आउट होगा, इसके एग्रीमेंट को हम लोग पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं। और जो पार्टनर्स मिला करके जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस बिजनेस को हम लोग पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। बहुत बेहतर तरीके से आप इन चीजों को जानते हैं और समझते हैं। अब हमने बोला कि रिकंस्टिट्यूशन होना है। रिकंस्टिट्यूशन, कंस्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। संविधान के अंदर क्या चीजें दी गई होती हैं, कभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर क्या है, चीजें हैं, वो कानून है, वो तरीका है जिसके हिसाब से देश चलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है वो एग्रीमेंट जिसके हिसाब से पार्टनरशिप चलता है और पार्टनरशिप चलाया जाता है। अब बात आती है, शब्द आता है रिकंस्टिट्यूशन, कहने का मतलब है रीफ्रेमिंग ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन। मैंने क्या बोला, हम जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ चेंज करते हैं और उसको रीफ्रेम करते हैं, फिर से बनाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बहुत आसान चीज है, बहुत इजी चीज है, इसको करना और समझना बहुत ही इजी है। देखिए
व्हेनेवर जब भी कोई भी पार्टनरशिप का एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बदलेगा और उसमें कोई नए प्रोविजन जोड़े जाएंगे, कुछ पुराने प्रोविजन हटाए जाएंगे या दोनों काम किया जाएगा, इसका मतलब है कि हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिकंस्टिट्यूट किया जा रहा है, उसको रीडिजाइन किया जा रहा है, रीफ्रेम किया जा रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिकंस्टिट्यूट होता है उस केस में फर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बेटा। फर्म जो पार्टनरशिप फर्म है वो एज इट इज चलती है, उसको चलने में, उसको चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसका फिजिकल अपीयरेंस, उसका फिजिकल कंस्टिट्यूएंट कभी भी चेंज नहीं होता है, बस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कुछ चीजें चेंज होती हैं और वो चेंज जो होता है वही चेंज हमारे रिकंस्टिट्यूशन को क्या करता है, एग्री करता है, एग्रीमेंट कराता है रिकंस्टिट्यूशन से, एंड रिकंस्टिट्यूशन में जो चीजें कही गई होती हैं उसके हिसाब से हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फर्म जैसा है वैसा ही रहता है, बुक्स के अंदर हम लोग कुछ चीजें करते हैं, एंड दैट्स व्हाई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी जाती है, और वो बात क्या है, ऑल दीज इवेंट्स कहने का मतलब कि ये जो रिकंस्टिट्यूशन जब होता है पार्टनरशिप फर्म का, ऑल दीज इवेंट्स लीड्स टू द डिसोल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट। डिसॉल्व हो जाएगा, एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट बनेगा, लेकिन फर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देयर इज नो एनी हिंड्रेंस टुवर्ड्स द बिजनेस ऑफ द फर्म जैसा है वैसा चलता रहेगा। डिसोल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट एंड नॉट फर्म। ठीक है, फर्म का नाम एबीसीएन कंपनी था, नाम एबीसीएन कंपनी ही रहेगा। फर्म गारमेंट्स का बिजनेस करती थी, फर्म आज भी गारमेंट का बिजनेस करेगी। मान लो दो लोग हैं, राम और श्याम, गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर गैलेक्सी गारमेंट्स के नाम से, तो गैलेक्सी गारमेंट्स तो गैलेक्सी गारमेंट्स ही रहेगा। ठीक है, राम एंड श्याम का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 हो, 1:1 हो, 3:1 हो, 4:5 हो, 3:2 हो, ठीक है, कुछ भी हो, इससे गैलेक्सी गारमेंट को क्या फर्क पड़ेगा। या राम श्याम के साथ में अगर कोई नया पार्टनर मोहन आकर के जुड़ जाए तो अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले 1:1 था, अब 3:2:1 होगा, इससे गैलेक्सी गारमेंट को क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, गैलेक्सी गारमेंट आज भी बिजनेस कर रही थी, गैलेक्सी गारमेंट कल भी बिजनेस करेगी, इससे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है। या राम श्याम और मोहन में से राम अगर बिजनेस को छोड़ के चला जाए, रिटायर हो जाए, तो पहले उनका रेशियो 3:2:1 था, अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, इससे गैलेक्सी गारमेंट को कहां कोई फर्क पड़ने वाला है। बिजनेस चल रहा था, बिजनेस चलेगा। हाँ, फर्क कहां पड़ेगा, फर्क पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। फर्क कहां पड़ेगा, फर्क पड़ेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर। तो वही सारी चीजें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग समझने वाले हैं। तो रिकंस्टिट्यूशन के अंदर हम लोगों को कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, दूसरा एडमिशन, तीसरा जो कि आपकी बुक में एक ही चैप्टर है वो ऐसे दो अलग अलग चैप्टर, लेकिन आपके एक सिलेबस में वो एक चैप्टर की तरह है, दैट इज रिटायरमेंट एंड डेथ, बिकॉज बहुत सारी चीजें रिटायरमेंट एंड डेथ में कॉमन होती हैं। और अमलगमेशन, एक और रिकंस्टिट्यूशन का मेथड होता है अमलगमेशन, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है, तो मैंने यहां साफ लिख दिया है कि इट इज नॉट इन सिलेबस, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो रिकंस्टिट्यूशन के अंदर चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, मतलब 4 तरह के रिकंस्टिट्यूशन आपको पढ़ने हैं, जिसमें से रिटायरमेंट और डेथ बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग रिटायरमेंट एंड डेथ का जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो कंसेप्ट दोनों साथ में मिला करके पढ़ेंगे, बाकी और चैप्टर्स आपके अलग अलग हैं। तो चैप्टर नंबर 3 आपका ये हो गया, चैप्टर नंबर 4 आपका ये हो जाएगा, और ये मिला के आपका चैप्टर नंबर 5 हो जाएगा। ये आपको अमलगमेशन नहीं पढ़ना है। ठीक है, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको आगे पढ़ना है, अभी इसके बारे में कोई डिस्कशन हम लोगों को नहीं करना है। ठीक है, तो रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है, होता है एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट। एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट अगर पार्टनर्स के बीच में बदलता है, ठीक है, तो इसको हम लोग रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ए और बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 हो गया, तो इसके लिए हमें जो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करने पड़ेंगे वो सारे रिकंस्टिट्यूशन के अंदर किए जाएंगे। इट इज अ प्रोसेस, ये रिकंस्टिट्यूशन का एक प्रोसेस हो गया। कॉमन रिकंस्टिट्यूशन में क्या क्या काम करना है वो हम लोग नीचे देखेंगे अभी। ठीक है,
अगला बोलता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पहले प्रॉफिट दो लोग थे ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था, अब ये दो लोग बढ़ करके तीन लोग हो गए ए बी और सी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 हो गया। दिस इज आल्सो अ केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये रिकंस्टिट्यूशन में कौन सा केस है, तो ये रिकंस्टिट्यूशन में एडमिशन का केस है। ठीक है, थर्ड हमारे पास में पहले पार्टनर थे ए बी सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1, अब हमारे पास में दो ही पार्टनर रह गए हैं ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया है 2:1, आइदर सी रिटायर कर गया है और सी का डेथ हो गया है। दिस इज द थर्ड केस ऑफ व्हाट, दिस इज द थर्ड केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। एंड फोर्थ हमारे पास में पहले एक फर्म थी एस कंपनी और दूसरी फर्म थी बीस कंपनी, अब ये दोनों आपस में, ये दोनों पार्टनरशिप फर्म, एस कंपनी के अंदर दो पार्टनर थे ए और बी, और बीस कंपनी के अंदर दो पार्टनर थे सी और डी, और अब ये दोनों फर्म एमलगमेट कर गई है। एमलगमेट करने का मतलब होता है एक फर्म का दूसरे फर्म के साथ में मिल जाना और दोनों फर्म क्या हो जाना का एग्जिस्टेंस अब एक फर्म में हो जाना। तो अब ये फर्म हो गई है ए बी एंड कंपनी, अब ये फर्म बन गई है क्या, पहले ए कंपनी अलग थी, बी कंपनी अलग थी, अब ये फर्म बन गई है ए बी एंड कंपनी। तो दिस is the amalgamation of two partnership firms A and B company into a new partnership firm AB and company. Here the four different partners AB and CD will constitute to be a partner of AB and company। यहाँ amalgamation के केस में जो पिछले फर्म के A कंपनी के जो पार्टनर थे A और B, और B कंपनी के जो पार्टनर थे C और D, ये चारों पार्टनर मिलकर के नई कंपनी AB and कंपनी का जो नई पार्टनरशिप फर्म बनी है इसके पार्टनर्स बन गए हैं। तो यहाँ भी कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एग्रीमेंट में चेंज हुआ होगा, कुछ पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज हुआ होगा, AB के बीच में कुछ पार्टनरशिप एग्रीमेंट रहा होगा, CD के बीच में कुछ पार्टनरशिप एग्रीमेंट रहा होगा, और वो जो एग्रीमेंट्स चेंज हुए होंगे दिस आल्सो फॉल्स अंडर द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये भी कहां आके फॉल करता है, रिकंस्टिट्यूशन के अंदर आकर के बेटा फॉल करता है। तो ये इतने मेथड्स है रिकंस्टिट्यूशन के, आपको एकदम ध्यान रखना है कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कभी भी पार्टनरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता है। आप बोलेंगे सर एमलगमेशन के केस में, मैंने बोला बेटा एमलगमेशन के केस में भी देखो ए कंपनी भी है बी कंपनी भी है, अब दोनों साथ जुड़ करके ए बी कंपनी हो गई है, तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ना तो ए का खत्म हुआ है ना बी का खत्म हुआ है, तो पार्टनरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस कभी खत्म नहीं होता है। तो यहीं पे अगर मैं बोलता कि मर्जर है, मर्जर ऑफ टू पार्टनरशिप्स, तो देखो मर्जर मैंने कहीं भी रिकंस्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, बिकॉज मर्जर में जो मर्जिंग कंपनी जो मर्जिंग पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर आ जाता है, वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बात को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना, तुम लोग समझना इस बात को कि हम डिसोल्यूशन का जब हम लिख रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब लिख रहे हैं, दैट ओनली कम्स अंडर द रिकंस्टिट्यूशन, एंड रिकंस्टिट्यूशन के लिए चेंज इन एग्जिस्टिंग पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड अमलगमेशन, ये 4-5 चीजें हम लोगों को देखनी होती हैं, जिसमें से आपको ये अमलगमेशन छोड़ के बाकी चीजें पढ़नी है। अब बात आती है कि जब हम लोग फर्म का रिकंस्टिट्यूशन, पार्टनरशिप एग्रीमेंट का रिकंस्टिट्यूशन होता है, पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, तो रिकंस्टिट्यूशन में पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है ऑन द डेट ऑन विच द रिकंस्टिट्यूशन हैपेंस। ठीक है, जिस दिन रिकंस्टिट्यूशन होगा उस दिन फर्म का पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, उस एग्रीमेंट के हिसाब से अब आगे फर्म में कोई भी काम नहीं होगा, तो दैट पीरियड इज कॉल्ड प्री रिकंस्टिट्यूशन पीरियड, और नए एग्रीमेंट के बाद जब आगे काम होगा दैट पीरियड इज कॉल्ड पोस्ट रिकंस्टिट्यूशन पीरियड। तो प्री रिकंस्टिट्यूशन पीरियड और पोस्ट रिकंस्टिट्यूशन पीरियड मैं बार बार आगे बोल के चलूंगा। जिस दिन रिकंस्टिट्यूशन होगा दैट इज कॉल्ड द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, उसको बोला जाता है डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। ठीक है, डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन से पहले का पीरियड प्री रिकंस्टिट्यूशन, डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन के बाद का पीरियड पोस्ट रिकंस्टिट्यूशन। और जितने भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आपको पढ़ने हैं, ऑल द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आर कैरीड इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। ध्यान रहे, ठीक है, मैंने क्या बोला कि ऑल द रिकंस्टिट्यूशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड, ऑल द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू
make the reconstitution, all that will be done on the date of reconstitution. जिस दिन रिकंस्टिट्यूशन होगा उस दिन आपको बहुत सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करने हैं, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो मैं एक बार ही समझाऊंगा वो सारे चैप्टर में रिपीट करेगा बेटा, तो हर ट्रीटमेंट को मैं बार बार आपको नहीं समझाऊंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो डिस्कशन होगा वो डिस्कशन अभी चेंज इन एग्जिस्टिंग पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चारों चैप्टर के लिए एक साथ होगा। एंड दिस इज व्हाई द पार्टनरशिप वाला पोर्शन इज सो इजी, ठीक है। यही वजह है कि पार्टनरशिप इतना आसान है, बिकॉज यू विल गेट द रिपीटेटिव एडजस्टमेंट ऑफ द सेम नेचर इन ऑल द चैप्टर्स, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा कितने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं। तो वी आर हैविंग 5 accounting treatments and we have to study these only 5 accounting treatments in all the cases of reconstitution, either it is change in PSR or admission or retirement or death. We have to follow this only accounting treatment and we have to go on with these only 5 accounting treatments in order to get the reconstitution done in the books of accounts, ठीक है। तो in none other than case we have to go for the 6th reconstitution revaluation or something like that. We have to follow only these 5 accounting treatments in order to get the reconstitution done in our accounting books, ठीक है। तो एक एक करके अब हम लोग इन सारे रिकंस्टिट्यूशन के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को समझेंगे। ये समझना आपको जरूरी है बिकॉज हर चैप्टर में इनका फ्लो सेम होगा। एंड व्हाट आर दीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, दिस हैव बीन नोटिफाइड हियर। पहला, वी हैव टू गो फॉर गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अभी हम लोग जब इसको स्टार्ट करेंगे तो हम समझेंगे कि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होना है। फिर हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। आपने अभी तक गुडविल का वैल्यूएशन सीखा है कि गुडविल को वैल्यू कैसे करते हैं, अब उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है गुडविल की और क्यों गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे हमारे पास में कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है या कोई एक्युमुलेटेड लॉसेस हैं, कोई रिजर्व्स हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट होगा। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, हम लोगों को अपने 12th के अंदर 2 रिजर्व्स के बारे में पढ़ना है। पहला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हम लोग इन रिजर्व्स के बारे में देखेंगे, इनका क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे इनको ट्रीट करते हैं, ठीक है। फिर जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का एक्युमुलेटेड बैलेंस देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के एक्युमुलेटेड डेबिट बैलेंसेस देखेंगे, क्रेडिट बैलेंसेस देखेंगे, मतलब जिनको हम लोग एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और एक्युमुलेटेड लॉस अपने शब्दों में बोलते हैं। फिर हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल का कुछ ट्रीटमेंट देखेंगे। हम लोग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कहने का मतलब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर हमारी बुक्स में है, जिसको कि हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं, तो उनका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, हम लोग वो देखेंगे। इनके अलावा जो बाकी के बचे हुए हमारे पास में एसेट्स और लायबिलिटीज होंगे, उन एसेट्स एंड लायबिलिटीज का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, उनको कैसे हम लोग रिवैल्यू और रीअसेस करेंगे, वो हम लोग रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में देखेंगे। एंड एट लास्ट जो हमारे पास में पार्टनर्स हैं या जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है या जो पार्टनर हमारे पास बिजनेस में आ रहे हैं या रिटायरमेंट और डेथ के केस में जो पार्टनर्स हमारे बिजनेस से निकल रहे हैं, जा रहे हैं, उनके कैपिटल अकाउंट्स में क्या एडजस्टमेंट होगा, ये एडजस्टमेंट हम लोग देखने वाले हैं। और लास्ट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के बाद जो हम लोग काम करेंगे वो काम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यू बैलेंस शीट बनाना, ठीक है। ये न्यू बैलेंस शीट मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंट नंबर 6 में नहीं लिखा है बिकॉज वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है, न्यू बैलेंस शीट फॉर्म करने के लिए ही, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, न्यू बैलेंस शीट फॉर्म करने के लिए ही हम लोग ये सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करते हैं, ताकि जो प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो रहा है, जो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है, उसका बुक्स के ऊपर जो इफेक्ट आया है उस इफेक्ट को न्यू बैलेंस शीट में प्रोड्यूस किया जा सके, ताकि जो भी पार्टनर्स हैं जिनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है या नया पार्टनर एडमिट हो रहा है या रिटायरमेंट है या डेथ के केस में जो डिसीज पार्टनर है उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उनको हम लोग बैलेंस शीट दिखा सके और उनको समझा सके कि हमारे पार्टनरशिप फर्म का आज के दिन, रिकंस्टिट्यूशन के दिन बिजनेस पोजीशन क्या है, व्हाट इज द स्टेटमेंट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ दैट बिजनेस
ऑन द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये करने के लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाना हमारा ऑब्जेक्टिव है, और इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए वी आर गो ऑन विद दीज एडजस्टमेंट्स, ये सारे एडजस्टमेंट्स करेंगे। एंड द बेसिक एडजस्टमेंट स्टैंड्स एट डिटरमाइनिंग द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस in this video only, we are going to discuss two different adjustments, means adjustment number 1 and adjustment number 2. Determining of gaining and sacrificing ratio is adjustment number 1, and second, what will be the accounting treatment of the goodwill being valued at the business. इसमें अभी मैं सिर्फ valued goodwill की ट्रीटमेंट करूंगा, पहले से existing goodwill की ट्रीटमेंट मैं इस वीडियो में आपको नहीं डिस्कस करूंगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दो कंसेप्ट्स पे अभी हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन हमारा कवर हो गया है, अभी हम लोग किन किन कंसेप्ट्स पे बात करेंगे। पहला हम लोग बात करेंगे डिटरमाइनिंग ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बहुत आसान तरीके से, बुकिश लैंग्वेज से अलग और एकदम इजी सॉल्यूशन आपको देंगे कि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, आप कैसे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करेंगे। और गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग को रटना नहीं है बेटा, आपको कोई भी चीज रटनी नहीं है, कोई भी फॉर्मूला रटना नहीं है, सारा फॉर्मूला खुद डिजाइन डिवाइस करके निकालना है। ठीक है, क्योंकि आप कितनी चीजें रटेंगे, आप एक चीज, दो चीज, 5 चीज, 10 चीज, कितनी चीजें रटेंगे, रटना इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो हम लोग वो चीजें निकालेंगे और उनको कैसे कैसे अपने बुक्स में हम लोग देखते हैं, इन चीजों को हम लोग देखेंगे। तो आप यहां तक की चीजें नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वी आर कमिंग अप विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट, एंड दैट इज डिटरमिनेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अभी हम लोग सिर्फ वो डिस्कस करेंगे कि इन केस व्हेन देयर इज अ चेंज इन द पीएसआर अमंग पार्टनर्स, देन हाउ वुड वी जस्ट गेट द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अभी हम लोग ये डिस्कस नहीं करेंगे कि रिटायरमेंट के केस में या डेथ के केस में या एडमिशन के केस में कैसे गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग निकलेगा। अभी हम लोग अपना जो लेक्चर का जो कंसंट्रेशन है वो बस इस चीज पे रखेंगे कि इफ द रिकंस्टिट्यूशन हैपेंस इन केस ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स profit sharing ratio change, then how would we are going to calculate the gaining and sacrificing ratio। जब एडमिशन पढ़ाऊंगा तो एडमिशन में गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग बता दूंगा, जब रिटायरमेंट और डेथ पढ़ाऊंगा तो उस टाइम वो बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ कहां पे कंसंट्रेट करने वाले हैं, we are going to concentrate on change in gaining and sacrificing, change in profit sharing ratio के केस में gaining and sacrificing कैसे निकलेगा। ठीक है, तो होल्ड ऑन कीजिए, इन चीजों को नोट कर लीजिए और हम लोग इस चर्चा को लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। हाँ जी बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये फर्स्ट आपका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का सबसे पहला चीज है वो देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए, आपको बहुत जगह बहुत सारी किताबों में क्या मिलेगा, बहुत सारा फॉर्मूला मिलेगा। गेनिंग रेशियो का ये फॉर्मूला होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ये फॉर्मूला होता है, इसका ये फॉर्मूला, उसका वो फॉर्मूला। आप कोई भी फॉर्मूला ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ यहाँ मेरे एग्जांपल्स को ध्यान दीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कैसे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। बिकॉज आप फॉर्मूला वहां याद करने की कोशिश कीजिए जहां पे लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस नहीं है। In that case, when you are having the logical explanations, it is very much easy that you should understand that logical expressions and logical things in order to get the whole knowledge about that concept, and you are not going to learn the formulas, because formula के साथ में दिक्कत ये है कि इन पेपर अगर थोड़ा सा इधर से उधर हुआ मिस्टेक आपसे, तो आप अगर लॉजिक नहीं जाने रहेंगे, आप क्वेश्चंस नहीं कवर कर पाएंगे। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। formulas stick towards when the question is according to that formula. If the question turns and the formula is not applicable, then in that case आपको बेटा बहुत दिक्कत आ जाएगी अगर आपके पास में कंसेप्ट्स नहीं है तो। ठीक है, कंसेप्ट्स देखने की कोशिश कीजिए। आइए हम लोग इसके लिए एक एग्जांपल करते हैं और देखते हैं गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस तरीके से निकाला जाता है। आइए, हमारे पास में, हमने बोला कि हमारे पास में दो पार्टनर है, पहला पार्टनर ए है और दूसरा पार्टनर बी है, और ये जब पार्टनरशिप फॉर्म में काम कर रहे थे तो इनका रेशियो था 2:1। ठीक है, इनका ओल्ड रेशियो कितना था, 2:1। अब ध्यान दीजिएगा, ओल्ड रेशियो कितना था, 2:1। नेक्स्ट, अब बोलता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हैपेंस, फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हुआ एंड द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज नाउ बीन चेंज्ड टू 3:2। अब इनका न्यू रेशियो क्या हो गया है,
तो इनका न्यू रेशियो हो गया है बेटा आपका 3:2। और आपको बोलता है कि अंडर दिस प्रोसेस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन प्लीज डिटरमाइन विच पार्टनर इज गेनिंग एंड विच पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग। बोलता है इस पूरे सिस्टम में आप बताइए कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर दो पार्टनर का केस होगा तो इट इज इजिली अंडरस्टैंडेबल कि कोई एक पार्टनर गेन करेगा और कोई दूसरा पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। मींस कि अगर कोई पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं करेगा तो उस केस में सामने वाला गेन कैसे करेगा। ठीक है, मान लो कि तुम दो दोस्त हो, तुम दोनों पहले प्रॉफिट आधा आधा बांटते थे, अब तुम बोल रहे हो कि मेरे को प्रॉफिट चाहिए 3/4 और तुम प्रॉफिट ले लो 1/4। इसका मतलब तुम्हारा फ्रेंड जब तक सैक्रिफाइस नहीं करेगा क्या तुम प्रॉफिट कमा सकते हो। तुमने बोला नहीं सर, किसी भी हाल में नहीं कमा सकते। तो नॉर्मली इन केस ऑफ टू पार्टनर्स इन अ फर्म, वन इज गोइंग टू सैक्रिफाइस एंड अदर इज गोइंग टू गेन। आपको क्या करना है, बस इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी इस चीज से भटकिएगा मत जो मैं आपको करके दे रहा हूं। ठीक है, आपको गेनिंग निकालना है, आपको सैक्रिफाइसिंग निकालना है, आप भूल जाइए आपको क्या निकालना है, आपको कुछ नहीं पता है। आइए आप सीधे यहां लिखिए ए, पहला पार्टनर आपका ए है, आप इसके ओल्ड शेयर में से नए शेयर को माइनस कर दीजिए। ओल्ड शेयर उठाइए ए का ओल्ड शेयर कितना हो जाएगा 2/3। होप सो इतना रेशियो आपको पता होगा सबको। रेशियो को जब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों चीजें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। और बी का भी आप इसी तरीके से ओल्ड शेयर लिख लीजिए। बी का ओल्ड शेयर कितना हो गया 1/3। होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। 2/3 और 1/3 आपने कर दिया। ठीक है, चलिए अब आप ए के ओल्ड शेयर में से ए का नया शेयर माइनस कर दीजिए और बी के ओल्ड शेयर में से उसका नया शेयर माइनस कर दीजिए। तो ए का नया शेयर है 3/5 और बी का है 2/5। ठीक है, अब आपको फ्रैक्शंस का डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन आना चाहिए। ये प्राइम रिक्विजिट है, इतना आपको आना ही पड़ेगा, नहीं आएगा तो आप नहीं कवर कर पाएंगे सिलेबस को। ठीक है, तो इसको देखते हुए हम लोगों ने क्या लिखा, अब हमें क्या कर देना है, इस फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन कर देना है। तो हमने बोला 3, 5, 15, एलसीएम इसका 15 हो गया। 10 - 9 1/15 चेंज हुआ है 1/15 का। बस अभी तक इतना आपने दिमाग में रखना कि फ्रॉम ओल्ड टू न्यू देयर इज अ चेंज इन द फ्रैक्शन ऑफ 1/15। 1/15 शेयर बदला है। ठीक है, तो आओ अब यहां देखते हैं। और अगर आप लॉजिक लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, तो यहां भी आंसर 1/15 ही होगा। ठीक है, बस हम आपको बता देते हैं कि यहां पे क्या दिक्कत आएगी, क्या चेंज होगा। तो फिर से एलसीएम 15 माइनस 1/15 लिखा। मैंने बोला कि सिर्फ साइन चेंज होगा, आपका आंसर क्या रहेगा, आंसर आपका सेम रहेगा। मतलब ये जो न्यूमरल फिगर्स हैं, ये न्यूमरल फिगर्स सेम रहेंगी, ये न्यूमरल फिगर्स सेम रहेंगी, सिर्फ साइन चेंज होगा। एंड इट इज मोस्ट लॉजिकल कि अगर कोई जितना शेयर, दो लोग ही हैं, तो दो लोग में बेटा सामने वाला जितना छोड़ेगा उतना ही ना तुमको मिलेगा। अगर तुम दोनों लोगों के बीच में ही बात होनी है, तुम दोनों लोगों के बीच में ही शेयर बदल रहा है, तो भाई जितना सामने वाला छोड़ेगा तुम उतना ले लोगे, जितना सामने वाला छोड़ेगा तुमको उतना मिल जाएगा, जितना तुमको मिलेगा उतना ही सामने वाले ने छोड़ा होगा। तुम दो लोग थे, तुम दोनों लोगों के पास में 5 लड्डू था, तुम पहले 3 तुम लेते थे, 2 सामने वाला लेता था, अब तुमको 4 मिल रहा है, इसका मतलब सामने वाले ने क्या किया, 1 छोड़ा है। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब डिटरमाइन करना है कि वेयर इट इज गेनिंग एंड वेयर इट इज सैक्रिफाइसिंग। कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ये देखो। देखो बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत आसान। यहां पे आंसर जो है ना, इस केस में बेटा, इस वाले केस में, ए वाले केस में आंसर पॉजिटिव है और बी वाले केस में आंसर नेगेटिव है। ठीक है, बी वाले केस में आंसर नेगेटिव। अब ध्यान से देखना, आंसर पॉजिटिव तब आता है जब ये वाली फिगर लार्ज हो और ये वाली फिगर स्मॉल हो।
मतलब जिस फिगर को आप माइनस कर रहे हैं वो फिगर छोटी होगी और जिस फिगर से आप माइनस कर रहे हैं वो फिगर बड़ी होगी, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो 2/3 की जगह पे मैं बोलूं कि अगर रख दो 4, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शंस में कभी कभी नहीं समझ में आता, और 3/5 की जगह रख दो 3। बताओ कौन सी फिगर बड़ी है? तो ऑब्वियस सी बात है 4 बड़ी है। तो यहां आंसर में जो आंसर आएगा न्यूमेरिकल्स में वो 1 आएगा। 4 - 3 = 1। बात समझ में आया? इसका मतलब जब भी आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, अब मैं ये मिटा देता हूं, जब भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब पुरानी वाली फिगर बड़ी थी, लार्ज थी, और नई वाली फिगर छोटी है। कहने का मतलब ओल्ड शेयर बड़ा था और नया शेयर जो है वो उसके बनिस्बत छोटा है, तभी मेरा माइनस करने के बाद आंसर पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब जब भी आप गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें, सिंपल सा एक चीज देख ले कि भाई हमारे पास अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है मतलब सामने वाला बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। आंसर पॉजिटिव आने का मतलब उसका पुराना शेयर हमारे नए शेयर से, उसके नए शेयर से ज्यादा है। पहले उसको ज्यादा मिलता था, अब उसको कम मिलता है। दिस मींस दैट पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग। वो पार्टनर क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। होप सो आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। जी बिल्कुल आपको समझ में आ जानी चाहिए यहां तक बात। अब तो अगर आंसर निगेटिव आएगा तो निगेटिव आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि आपकी ये पहली वाली फिगर मतलब ओल्ड शेयर फॉर एग्जांपल 3 मान लिया और नई शेयर फॉर एग्जांपल 4 मान लिया, तभी तो आंसर माइनस में आएगा ना। 3 - 4 = -1, ठीक है। मतलब ओल्ड शेयर कम है और नया शेयर ज्यादा है, और तभी आंसर क्या आया है? निगेटिव में। तो करना क्या है, जब नॉर्मल क्वेश्चन दिया रहे, आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुराना ओल्ड और न्यू दिया रहे, सीधे ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस कर दो। सारे पार्टनर्स के जितने पार्टनर्स हैं उनके ओल्ड शेयर से न्यू शेयर को माइनस कर दो। आंसर अगर पॉजिटिव में आता है सामने वाला सैक्रिफाइस कर रहा है, आंसर अगर निगेटिव में आता है सामने वाला क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, 2 मिनट में करके ये मुझे दिखाइए कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। मान लिया हमारे पास में 3 पार्टनर है एबीसी, इनका ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो 3:2:1 और इनका न्यू रेशियो है 2:1:1, ठीक है। ये डायरेक्ट नहीं होगा देख करके कि यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है तो 1 है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है, नहीं बेटा, ठीक है। ये फ्रैक्शन है, यहाँ 1/3 to 5 1/6 है और यहाँ 1/4 है, तो चेंज हुआ है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, कभी ये कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर होल नंबर 1 है या 2 है तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ होगा, नहीं, फ्रैक्शंस में चेंज हुआ होगा। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसका सॉल्यूशन बना करके मुझे बताइए कि क्या आपसे आंसर्स बन रहे हैं। नहीं बनेंगे तो मैं फिर से इसको सॉल्व करूंगा आपके लिए। होप सो आप सबसे सॉल्व हो गया होगा। आइए जिनसे नहीं सॉल्व हुआ मैं उनके लिए सॉल्व कर देता हूँ बेटा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कुछ करना ही नहीं था, आपने ए बी सी और तीनों को एक साथ में लिख लेना है, ठीक है। ए बी सी, इनके ओल्ड रेशियोज लिख लेने हैं। तो ए का ओल्ड रेशियो था 3/6, बी का था 2/6 और सी का था 1/6, माइनस इनके न्यू रेशियोज लिख लेने हैं आपको। तो 2/2 1 3 1 4, 1/4 एंड 1/4। अब इसके हम लोगों को माइनस कर देना है इनको,
ठीक है, देखिए आपके लिए मिल गया नो चेंज, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिएगा 3/6 को आप छोटा करेंगे, ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2/4 को भी करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 0 हो जाएगा। अगर आप वैसे करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं। तो भाई ए के शेयर में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब एकदम सिंपल है कि बी और सी में से एक ने गेन किया होगा, एक ने क्या किया होगा, सैक्रिफाइस किया होगा। तो आइए देख लेते हैं। 6 4 2 8 एंड 6 2/24 मीन्स 1/12, तो 1/12 पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब बी ने सैक्रिफाइस किया है। तो आपका ये आंसर तो सीधे निकल गया कि यहाँ -1/12 गेन होगा, बिकॉज सामने वाला पार्टी क्या है, उसने कोई नो चेंज है, तो उस केस में तो भाई ये जितना यहाँ सैक्रिफाइस हो रहा है उतना गेन तो होना ही होना है। लेकिन तभी भी हम चाहें तो एक बार निकाल के देख सकते हैं। तो 6 4 24, 4 - 6, तो ये -2/24 आएगा, जो कि बाद में कट के कितना हो जाएगा, -1/12 हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम देखते हैं ये गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने में हमारा बी गेन क्या कर रहा है, बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/12 शेयर, और सी गेन कर रहा है 1/12 शेयर। ए के शेयर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ए को पहले भी 1/2 मिल रहा था, अभी भी 1/2 मिल रहा है। तो इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन जहां पे आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखा हुआ होता है, दिया हुआ होता है। हम इससे कुछ और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी अभी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स किस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। तो आप इसको क्या कर लीजिए, सॉरी, एक बार आप इसको क्या कर लीजिए, अपने पास में नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद हम लोग फिर इसके प्रॉब्लम्स को और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी बताइए। एक फुल फ्लेज क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने टाइम में बनाने पड़ेंगे, एडमिशन में भी बनाने पड़ेंगे, इस चैप्टर में भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है, और आगे के चैप्टर्स में भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, इसके एक एक करके केसेस मैंने डाले हैं, यही सारे केसेस आपको आगे क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इन केसेस को समझिएगा थोड़ा सा, और कैसे कैसे इनको सॉल्व करना है ये भी देखिएगा, ठीक है। बोलता है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो 5:3:2 आपको दे रखा है। बोलता है हर केस में, हर इंडिविजुअल केस में आपको 3 चीजें निकालनी है। पहला गेनिंग रेशियो, दूसरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और तीसरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो हम लोग एक एक केस लेके चलते हैं। सबसे पहले केस नंबर 1 बोलता है Z एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम X। Z X से नए प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट में X के शेयर का फ्रॉम X से कितना ले लेता है, 1/5, 1/5 शेयर फ्रॉम X, मतलब X के शेयर में से 1/5 कौन ले लेगा, Z ले लेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने यहां लिखा X Y Z, इनका शेयर है 5:3:2 ओल्ड शेयर, ठीक है। अगर इसको फ्रैक्शंस में लिखने का मैं बोलूं तो 5/10, 3/10, 2/10, ठीक है। अब आइए क्या होता है, इस पहले केस में Z एक्वायर करता है 1/5 शेयर फ्रॉम X, तो X के शेयर में से 1/5 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और Y पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Z के शेयर में 1/5 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत इसको समझने में, होप सो नहीं आएगी। तो यहां पे अगर हम देखें तो न्यू शेयर X का कितना हो जाएगा बेटा, 5/10 माइनस 1/5, और Z का कितना हो जाएगा, 2/10 प्लस 1/5। y में कोई चेंज नहीं हुआ इसलिए मैंने y का नहीं लिखा है, मैं y का बाद में लिख दूंगा। तो यहां पे अगर निकालें हम, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने x के शेयर में से 1/5 माइनस कर दिया, और z के शेयर में मैं 1/5 को यहां अगर जोड़ देता हूं तो 4/10,
और अगर यहाँ पे मुझे कोई बोले न्यू पीएसआर निकालने के लिए एक्स वाई जेड का, तो कैसे निकलेगा? एक्स का नया शेयर 3/10, वाई का जो था शेयर जो पहले से था वही वाई का नया शेयर हो जाएगा 3/10 और जेड का शेयर हो जाएगा 4/10। और अगर मैं डिनोमिनेटर कैंसिल कर दूं तो 3:3:4। आपको मेरे ख्याल से ये निकालने आ गया होगा, अब तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की अगर हम बात करें तो बेटा गेन कितना का हुआ है? गेन हुआ है 1/5 का और सैक्रिफाइस भी कितना का हुआ है? 1/5 का। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सैक्रिफाइस किसने किया? एक्स ने किया। गेन किसने किया? जेड ने किया। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन गया? तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया 3:3:4। होप सो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग केस नंबर 2 देखेंगे। आप एक बार केस नंबर 1 को अपने पास में देख लीजिए और सही से रिकॉर्ड कर लीजिए अपनी बुक्स में, अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए। ठीक है, चले आगे। आइए केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 बोलता है Z acquires 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम X एंड Y। ठीक है जी, तो X Y Z, केस नंबर ये अब 2 हो गया। X का शेयर कितना? तो 5/10, 3/10, 2/10। बोलता है एक्वायर कितना किया? Z ने एक्वायर किया 1/5। पहले भी उसने 1/5 शेयर ही एक्वायर किया था, लेकिन इस बार जो उसने एक्वायर किया है, इस बार एक्वायर उसने 1/5 आधा आधा किया है। ठीक है, तो यहां अगर हम माइनस करें तो 1/5 का आधा उसने लिया है x से। ठीक है, और बाकी 1/5 का आधा उसने किससे लिया है? एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो फिर यहां माइनस करें, 1/5 का आधा उसने लिया है वाई से और टोटल उसने कितना लिया? 1/5 का आधा शेयर एक्स से लिया, आधा शेयर वाई से लिया, तो भाई उसने लिया कितना? 1/5। नॉर्मल सी बात। ठीक है, मान लो कि उसने एक कोई सामान लिया, तो एक सामान एक पीस लिया, वो 2 लोगों से लिया, तो कितना कितना लिया? आधा आधा लिया। वही काम यहां पे मैंने किया है। तो अब x का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? देखिए 5/10 माइनस 1/10, तो ये तो बहुत इजी हो गया निकालना, 4/10। वाइज न्यू शेयर कितना हो जाएगा? वाइज न्यू शेयर हो जाएगा 3/10 माइनस कितना हो जाएगा बेटा? 1/10। तो 3/10 माइनस 1/10 कितना बच गया इसके पास? 2/10। एंड जेड्स न्यू शेयर निकालने के लिए 2/10 प्लस 1/5 कर लीजिए, तो ये कितना हो गया? 4/10। Therefore न्यू रेशियो अगर कोई बोले आपको कैलकुलेट करने के लिए, तो न्यू रेशियो बहुत इजी है, 4:4। 4:2:4 और इसको अगर सिंप्लीफाई कर दीजिए 2:1:2। होप सो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। एक बार इसको व्यू कीजिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, इसको रिकॉर्ड कीजिए। होप सो आपको अब कोई परेशानी नहीं होगी, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। केस नंबर 2। चलिए अब हम लोग केस नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। केस नंबर 3 देखते हैं। मैंने ओल्ड शेयर को रहने दिया बिकॉज ओल्ड शेयर हम लोगों को बार बार लिखना ही है, तो बार बार उसको रब करने से कोई फायदा नहीं है।
केस नंबर थर्ड आप आसानी से बना सकते हैं बिकॉज ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। तो बोलता है एक्स वाई जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, और ये वाला पोर्शन मैं अभी आपको बना करके दिखा देता हूं, बहुत इजी है। ओल्ड शेयर हो गया इनका 5/10, 3/10, 2/10, न्यू शेयर इनका हो गया 1/3, 1/3, 1/3, बिकॉज इक्वल रेशियो का मतलब हो गया पी एक्स वाई जेड 1:1:1, मतलब 1/3, 1/3, 1/3। अब यहां पे अगर हम देखें तो x के लिए अगर हम देखें तो 5/10 माइनस 1/3, y के लिए देखें तो 3/10 माइनस 1/3, और z के लिए 2/10 माइनस 1/3। एलसीएम 30 आ जाएगा। 5/30 पॉजिटिव फिगर है, इसका मतलब सैक्रिफाइस है। बहुत आसान है, कोई फॉर्मूला दिमाग नहीं लगाना। आंसर ओल्ड माइनस न्यू किया, आंसर अगर पॉजिटिव है सैक्रिफाइस है, सीधा हिसाब। ठीक है, 30, 10 3 जा 30, 3 3 जा 9 माइनस 10 माइनस 1/30 गेन है। तो ऑब्वियस सी बात है 5/30 सैक्रिफाइस है, यहाँ माइनस 1/30 गेन आया है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा यहाँ पे तो बिना कुछ किए आंसर लिख दो माइनस 4/30, ये भी गेन होगा, तभी ना दोनों गेन मिलाकर के सैक्रिफाइस के बराबर होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, लेकिन एक बार करके दिखा देते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम है। देखिए 6 माइनस 10 तो कितना आंसर आ जाएगा माइनस 4/30। क्या आपको ये बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई है हमें ये बात। तो यहाँ पे तो न्यू रेशियो ऑलरेडी दिया ही हुआ था, हमें सैक्रिफाइस और गेन निकालना था। तो सैक्रिफाइस सिंगल बंदे ने किया है, एक्स ने कितने का सैक्रिफाइस किया है 5/30 का सैक्रिफाइस किया है, और गेन सर किया है दो लोगों ने। किन किन ने गेन किया है सर? वाई और जेड ने गेन किया है, और गेनिंग रेशियो क्या है वाई और जेड के बीच में? तो सर 1/30 इज टू 4/30, और अगर आप सिंपल लिखना चाहें तो इसको लिख दीजिए 1:4 का गेन है ना। 1/30 और 4/30 अगर 30 नीचे से कैंसिल कर देंगे तो गेनिंग रेशियो क्या बन के निकलेगा? गेनिंग रेशियो बन के निकलेगा 1:4। ठीक है, तो इस प्रोसेस में x ने सैक्रिफाइस किया शेयर और उसको गेन किया है y और z ने, किस रेशियो में? तो 1:4 के रेशियो में। होप सो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आप इसको अपने पास में बुक्स में रिकॉर्ड कीजिए, अपनी कॉपीज में रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है बेटा, चले आगे। अब हम लोग लास्ट केस देख रहे हैं, नेक्स्ट केस। आई नेक्स्ट केस आपको क्या बोलता है? नेक्स्ट केस बोलता है Z एक्वायर 1/5 शेयर ऑफ X एंड 1/6 शेयर ऑफ Y। देखिएगा बेटा, यहां ऑफ है, यहां फ्रॉम था। ऑफ का मतलब होता है का, और फ्रॉम का मतलब होता है से। X से और X का या Y का, इसको हिंदी में पढ़िए। बोलता है Z ने एक्वायर किया है x के शेयर का 1/5 और y के शेयर का 1/6। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? पहले केस में था कि x से सीधे 1/5 ले लिया है, यहां पे है कि x और y का जो शेयर है उस शेयर का 1/5 और 1/6। मान लो मेरे पास में 4 लड्डू हैं, तुमने 4 लड्डू में से एक ले लिया, ये हो गया पहला केस। और तुमने मेरे 4 लड्डू का आधा ले लिया, वो हो गया ये केस। ठीक है, तो हमेशा अपने एग्जाम में सबसे पहला दिमाग में ये बात रखना कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो शेयर आप अक्वायर कर रहे हो पार्टनर से, उसमें फ्रॉम लिखा हुआ है या ऑफ लिखा हुआ है। अगर ऑफ लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया कि आप उसको क्या मानेंगे? का मानेंगे, का। ठीक है, मतलब कि शेयर
के मल्टीप्लीकेशन से निकालना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप उसको फ्रॉम मानेंगे तो से, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि जहां फ्रॉम लिखा हुआ है वहां माइनस कर देना और जहां पे ऑफ लिखा हुआ है वहां मल्टीप्लाई कर देना, मैं ऐसे वाहियात बातें बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। तो आपको और बाकी जगहों पे बाकी वीडियोस में ऐसी बातें अगर मिलती हैं तो प्लीज उसको ध्यान मत दीजिएगा, आप इसके पीछे लॉजिक समझिएगा। फ्रॉम का मतलब है यू आर डायरेक्टली टेकिंग दैट मच अमाउंट, एंड से ऑफ का मतलब है यू आर मल्टीप्लाइंग दैट मच अमाउंट एंड टेकिंग द अमाउंट विच इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट, उसमें से आप पैसा क्या कर रहे हैं या शेयर ले रहे हैं। तो जैसे यहां पे बोला z एक्वायर करता है 1/5 शेयर ऑफ x, तो x में से जब हम माइनस करेंगे ना तो हम देखो कितना माइनस करेंगे, x का शेयर 5/10 और इसका 1/5 और y का शेयर कितना 3/10 और इसका 1/6। बात समझ में आ रही है। और ये प्लस जब करोगे तो दो बार प्लस होगा, एक बार x से ली हुई चीज प्लस होगी और दूसरी बार y से ली हुई चीज प्लस होगी। देखना x से कितना लिया तो 5 से 5 कट जाएगा, 1/10 इसने लिया x से और y से इसने कितना लिया 3 1 3 2 1/20, ठीक है। और ये दोनों मिल करके अब z के शेयर में और क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ध्यान से देखो। चलो तो अब हम अगर निकाले न्यू शेयर, अगर निकालना शुरू करें x का न्यू शेयर तो 5/10 और माइनस कर देंगे कितना बेटा 1/10, है ना, क्योंकि ये तो तुमने दे दिया, किसको दे दिया, ये वाला शेयर उठा के तुमने किसको दे दिया z को दे दिया। तो 5/10 माइनस 1/10 कितना हो जाएगा 4/10, 4/10। न्यू शेयर अगर y का कैलकुलेट करें तो 3/10 और माइनस हो जाएगा कितना बेटा 1/20, एलसीएम हो जाएगा 20, 6 माइनस 1 5/20। ये क्योंकि 1/20 शेयर इसने उठा के किसको दे दिया z को दे दिया, इसलिए हमने माइनस कर दिया। और जब हम लोग न्यू शेयर z का निकालेंगे तो z का न्यू शेयर निकालते टाइम देखना क्या करना पड़ेगा, 2/10 तो हमारे पास पहले से था, इसमें ऐड करो 1/10 टेकन फ्रॉम x एंड 1/20 टेकन फ्रॉम y, एलसीएम हो जाएगा 20, 10 2 जा 20 to 2 to 4 प्लस 2 प्लस 1 4 2 6 1 7/20, ठीक है। तो नया रेशियो जो यहां पे कैलकुलेट होगा, देयरफॉर न्यू रेशियो जो होगा x y z का, तो इसको इक्वेशन को एलसीएम को मैच कराना पड़ेगा। तो 4/10 इज टू 5/20 इज टू 7/20 और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर मेरा कॉमन हो जाए, तो ये हो जाएगा 8:5:7 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है तो 8:5:7 है। होप सो आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए बहुत सिंपल है। x ने कितना सैक्रिफाइस किया बेटा, तो x ने सैक्रिफाइस किया 1/10 और y ने कितना सैक्रिफाइस किया, तो जो तुमने z में ऐड किया वही तो सैक्रिफाइस है। x का सैक्रिफाइस 1/10 और y का सैक्रिफाइस कितना हो गया 1/20। तो अब यहां पे अगर इस डिनोमिनेटर को कॉमन करोगे तो क्या तुमको मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिलेगा तुमको 2:1, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 8:5:7। होप सो आपका यहां तक का सारा डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा, आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने आ गया होगा। इफ यू आर कंफर्टेबल विद calculating gaining sacrificing and new profit sharing ratio, then only you can move on for the other accounting treatments, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। वीडियो बड़ी हो गई है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल का पूरा ही कंसेप्ट बता दूंगा। अभी फिलहाल आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं वो लिख देता हूं। आपके पास में अगर टीएस गरेवाल है तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3
सॉल्व कर सकते हो। इन केस यू हैव टीएस ग्रेवाल, आप चैप्टर नंबर 4 का इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व कर सकते हो, उससे आगे नहीं कर पाओगे सॉल्व। और क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मैं बात करूं, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व कर सकते हो। मैं लिख दे रहा हूं, अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल है तो इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 1 से लेके 3 तक और क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आप सॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली हमने जो डिस्कशन किया है उसी पैटर्न पे होगा। और अगर आपके पास में डीके गोयल है तो डीके गोयल से भी आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो है नहीं अभी जिस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में दो पार्ट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप डीके गोयल से क्वेश्चन बना रहे हैं, डीके गोयल अगर आपने सॉल्व करना है तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी मतलब 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप इतना सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूरा पढ़ाने वाला हूं कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा इन केस ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। टिल देन बने रहिए, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और आपको लगता है कि वीडियोस आपके कंटेंट बढ़िया है, आपको समझ में आ रहा है, तो हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अलाइव एंड बी श्योर दैट यू आर वर्किंग अपॉन योर स्टडीज। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई के ऊपर लगे हुए हैं, स्टडीज कर रहे हैं, क्योंकि अगर स्टडीज नहीं करेंगे तो बेटा बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे इसको कोप अप करना। ठीक है, हम लोग आगे आगे और ऐसी ही वीडियोस लेकर के आपके साथ में हम मिलते रहेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।